ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। हमने पिछले एपिसोड में देखा डंक और उसकी दोस्त रेफ बचपन में पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो किंग्स लैंडिंग छोड़कर फ्री सिटीज जा सकें, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा थी कि इनके पास उतने पैसे ही नहीं थे। ऊपर से एलिस्टर और उसके लोगों ने उनका जमा किया हुआ पैसा भी लूट लिया। रेफ ने बदला लेने के लिए एलिस्टर का चाकू चुराने की कोशिश की, लेकिन एलिस्टर ने उसे मार दिया। अगर उस वक्त सर एरलिन सही वक्त पर न आते तो डंक को भी मार दिया जाता। इसी हादसे के बाद डंक ने एरलिन का स्क्वायर बनने का फैसला किया। शायद वही फैसला आगे चलकर उसे एशफोर्ड मेडो के ट्रायल ऑफ 7 तक ले गया। बेसिकली एक छोटे से फैसले ने उसकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया। डंक और एरियन की फाइट में शुरू में डंक बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था। एरियन जो खुद को ड्रैगन समझता था, उसने डंक को जोर से गिरा दिया, लेकिन डंक बार बार उठता रहा। धीरे धीरे उसने मोमेंटम पकड़ा और आखिर में सिचुएशन पलट दी। फाइनली उसने एरियन को मजबूर कर दिया कि वो घुटने टेक दे। फाइट के बाद रेमन और स्टीली डंक के जख्मों का इलाज कर रहे थे। तब हमें पता चलता है कि बीसबरी और हार्डिंग ट्रायल में जिंदा नहीं बचे। और सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब लगता है कि प्रिंस बेलर ने फाइट सरवाइव कर ली और शायद वो डंक को किंग्स गार्ड में लेने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि मेकर ने गलती से बेलर के सिर पर इतनी जोर से वार किया था कि उसका सिर फट गया। बेलर डंक के हाथों में दम तोड़ देता है। डंक खुद को ब्लेम करता है। उसे लगता है कि अगर वो इस फाइट में इन्वॉल्व न होता तो बेलर जिंदा होता। वो बार बार माफी मांगता है, गिल्ट में टूट चुका होता है। अब सवाल ये है, बेलर की मौत के बाद सबका रिएक्शन क्या था, मेकर ने क्या किया और डंक की जिंदगी का अगला कदम क्या होगा? चलिए देखते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जब लायनल अपने मेस्टर के साथ डंक के कैंप साइट आता है ताकि उसके जख्मों का इलाज कर सके। लेकिन मेस्टर बिल्कुल काम का नहीं निकलता, न प्रॉपरली हेल्प करता है न कुछ खास करता है। तब लायनल अपने टिपिकल फनी स्टाइल में उसे डांट कर वापस भेज देता है। इसके बाद लायनल डंक को समझाने लगता है कि वो उसके साथ स्टॉर्म्स एंड चले। वहाँ वो आराम से लग्जरी में रह सकता है और एक नए दोस्त के साथ अच्छी जिंदगी जी सकता है जो उसने इस टर्नी के दौरान बनाई है। लेकिन लायनल को गुस्सा तब आता है जब वो देखता है कि डंक बेलर की मौत का शोक मना रहा है बजाय खुश होने के कि उसकी बेगुनाही प्रूव हो चुकी है। और वो ये भी नोटिस करता है कि डंक बीसबरी, हार्डिंग, रेमन और खुद लायनल के एफर्ट्स को प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं कर रहा। बेसिकली लायनल चाह रहा है कि डंक आगे बढ़े, लेकिन डंक अभी भी गिल्ट और दुख में अटका हुआ है। लायनल बराथियन का मानना है कि बाकी सब ने असली दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई की थी, लेकिन बेलर ने उन लोगों के खिलाफ फाइट की जो उसकी हिफाजत की कसम खा चुके थे। उसके हिसाब से बेलर थोड़ा सा फेक था, मतलब सब कुछ परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। लायनल बोलता है कि शायद 7 गॉड्स को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने मेकर से इतने जोर से वार करवा दिया। डंक फिर सोचता है अगर ऐसा है तो गॉड्स ने उसे क्यों बचाया, वो तो एक सिंपल हेजनाइट है। लायनल के पास इसका कोई क्लियरली जवाब नहीं होता। वो बस इतना बोलता है कि ये टर्नी और डंक की जीत असल में एक शुरुआत है, एक स्टेपिंग स्टोन। आगे चलकर जब कोई बड़ी वॉर शुरू होगी तो डंक उसकी टीम का हिस्सा बन सकता है। कौन सी वॉर ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये वेस्टरॉस है। यहाँ हमेशा कोई न कोई पावर स्ट्रगल, रिबेलियन या खून खराबा चलता रहता है। डंक लायनल के ऑफर पर सीधा हाँ नहीं बोलता, लेकिन लायनल उसके चुप रहने और आंख झपकने को ही हाँ मान लेता है। बेलर का अंतिम संस्कार होता है, उसका क्रीमेशन किया जाता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद डंक वेलार के पास जाकर उसे शोक प्रकट करने की कोशिश करता है, लेकिन वेलार बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं होता। वो अपने पिता की मौत का शोक मना रहा है और उसकी बात सीधा दिल पर लगती है। वो कहता है कि अक्सर बेटे अपने बाप का आर्मर पहन कर मरते हैं, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ है कि एक बाप अपने बेटे का आर्मर पहन कर मारा गया। ये लाइन काफी पेनफुल है। वेलार ये भी कहता है कि अगर बेलर जिंदा रहता तो वो एक महान राजा बनता। फिर वो भी वही सवाल उठाता है जो डंक के दिमाग में चल रहा था, गॉड्स का प्लान क्या है? एक सिंपल हेजनाइट को जिंदा क्यों रखा और एक फ्यूचर ग्रेट किंग को क्यों ले गए? सोच कर देखिए, रेफ, एरलिन, बेलर, हार्डिंग, बीसबरी, ये सब डंक से ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा प्रॉमिसिंग थे। फिर भी वो सब मारे गए और डंक जिंदा है। तो यह तो इसमें कोई बड़ा मतलब है, और अगर कोई मतलब नहीं भी है तो डंक को खुद इंश्योर करना होगा कि उन सब की मौत बेकार न जाए। यहीं से उसका शायद असली सफर शुरू होता है, गिल्ट से ड्यूटी तक का सफर। इसके बाद डंक जब मार्केट से गुजर रहा होता है, रेमन उसे देख लेता है। रेमन उससे क्लियरली बोलता है कि चाहे बाकी लोग डंक को प्रिंस बेलर की मौत का जिम्मेदार माने,
लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता। रेमन बताता है कि स्टेफन ने उसे पैसिफिक कैंप से निकाल दिया है, इसलिए उसने अपना अलग सिजिल बना लिया है और अपना छोटा सा कैंप लगा लिया है, मतलब अपनी अलग पहचान बना ली है। वहाँ उसके साथ रोवन है। टर्नी के बाद रोवन रेमन के पास आई थी उसका ख्याल रखने। वहाँ दोनों के बीच प्यार हो गया और जल्दी ही शादी भी कर ली। सीन थोड़ा स्वीट लगता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल भी दिख रहा है। ऐसा लगता है रोवन को अपने बच्चे को पालने के लिए किसी का सहारा चाहिए था और वो बच्चा रेमन का नहीं है। और रेमन इतना सीधा साधा है कि वो बिना ज्यादा सोचे ही सिचुएशन में आ गया। अब देखना ये है कि ये रास्ता सच में स्ट्रॉन्ग बनता है या फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस लाता है। बाद में मेकर बात करने के लिए डंक को अपने चेंबर में बुलाता है। सबसे पहले वो बताता है कि उसने एरियन को फ्री सिटीज भेजने का फैसला लिया है, शायद वहाँ रहकर वो थोड़ा सुधर जाए। फिर मेकर सीधा मुद्दे पर आता है। वो कहता है कि लोग जिंदगी भर ये बोलते रहेंगे कि उसने जानबूझकर बेलर को मारा, लेकिन उसका कहना है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने इतने जोर से वार करने का प्लान नहीं किया था। लेकिन साथ ही वो ये भी मानता है कि ये क्लैरिफिकेशन ऑलमोस्ट बेकार है, क्योंकि सच से ज्यादा लोगों ने क्या देखा वो मैटर करता है और सबने मेकर को बेलर पर फाइनल ब्लो मारते हुए देखा। मेकर ये भी बोलता है कि जैसे लोग उसे ब्लेम करेंगे वैसे ही डंक को भी इनडायरेक्टली जिम्मेदार ठहराया जाएगा, चाहे उसकी डायरेक्टली गलती ना हो, लेकिन ट्रायल उसकी वजह से हुई, ये बात लोग कभी भूलेंगे नहीं। डंक शांत रहकर कहता है कि उसके पास चॉइस ही क्या थी, क्या वो ट्रायल का सामना करता या फिर अपने हाथ पैर गवा देता। उस हालात में उसने बस सरवाइव करना चूज किया। डंक बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मेकर और बाकी समझदार लोग ये समझ पाते कि किसी की इनोसेंस प्रूफ करने के लिए वॉयलेंस जरूरी नहीं होती, या अगर लॉ सिर्फ हाईबॉर्न के फेवर में बायस्ड न होता, तो शायद डंक एक सिंपल सीधा ट्रायल फेस करता और बड़ी ही आसानी से प्रूव कर देता कि उसने एग को किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो तो एरियन से एक मासूम को बचा रहा था। लेकिन सिस्टम ही ऐसा है, इसलिए उसके पास वॉयलेंट ट्रायल चूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वेस्टेरोस का रूल ये है कि अगर कोई किसान जैसे डंक अपनी जान हाईबॉर्न के लिए गवा दे तो ऑनरेबल माना जाता है, लेकिन अगर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करे तो उसे मतलबी बोल दिया जाता है। और ऑनेस्टली ये पूरा सिस्टम ही उल्टा लगता है। मेकर डंक की ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करता है। वो ऑफर देता है अगर डंक समर हॉल आकर टारगेरियन रिजीम का हिस्सा बने तो वो उसे प्रॉपर नाइट ट्रेनिंग देगा, उसे ऑफिशियली नाइट बना देगा। मेकर ये भी जानता है कि एग और डंक एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर डंक मान जाए तो एग उसका स्क्वायर रह सकता है, सबके लिए कन्वीनियंट सेटअप। लेकिन डंक सीधा मना कर देता है। वो कहता है आई एम डन विद प्रिंसेस, मतलब उसका दिल टूट चुका है इस रॉयल पॉलिटिक्स और पावर गेम से। जब डंक चेंबर से बाहर निकलता है तो वो एग को देख लेता है। वो पूरी कॉन्वर्सेशन चुपके से सुन रहा था। एग क्लियरली हर्ट और मायूस है, फिर भी डंक अपना फैसला नहीं बदलता। एग बस उदास होकर ये कहता है कि शायद उसने डंक को गलत समझा था। हमें एक इमोशनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डंक और सर एरलिन के आखिरी पल दिखाए जाते हैं। डंक हिम्मत करके एरलिन से पूछना चाहता है कि आखिर उसने उसे कभी ऑफिशियली नाइट क्यों नहीं बनाया, लेकिन एरलिन उस सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय पेनिट्री का मतलब समझाने लगता है। वो बताता है कि जब कोई नाइट वॉर पर जाता है तो कस्टम होता है कि वो गांव के स्क्वायर में जो ओक ट्री है उस पर एक सिक्का लगा देता है। जब वो वॉर से वापस आता है तो वो सिक्का निकाल लेता है। सबसे मुश्किल पार्ट क्या है? पेड़ पर सिक्का लगाने की जगह ढूंढना, क्योंकि बहुत से नाइट्स ने अपनी जर्नी की शुरुआत मार्क की, लेकिन सब वापस नहीं आए अपनी कहानी का एंड मार्क करने के लिए। जाते जाते एरलिन एक लाइन बोलता है, अ ट्रू नाइट ऑलवेज फिनिशेस देयर स्टोरी। इसका मतलब ये नहीं कि जो नाइट्स वॉर में मारे जाते हैं वो कमजोर या बेकार होते हैं, बल्कि शायद एरलिन ये कह रहा था कि असली नाइट वही है जो अपनी ड्यूटी को पूरा करे, अपने आइडियल्स पर टिका रहे और अपनी कहानी को अधूरा न छोड़े, चाहे उसका एंड जंग के मैदान में हो या कहीं और। शायद ये इनडायरेक्टली डंक के लिए मैसेज था कि उसे अपनी कहानी पूरी करनी है। शायद एरलिन इनडायरेक्टली ये कह रहा था कि डंक अभी नाइट बनने के लिए रेडी नहीं है। उसका सिक्का अभी ओक ट्री पर लगा ही नहीं, मतलब उसका सफर अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ। इसलिए एरलिन ने उसे नाइट बनाना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। आइडिया ये है कि अगर डंक खुद को वर्दी समझेगा तो वो अपनी कहानी को फिनिश करने की पूरी कोशिश करेगा, और जब वक्त सही होगा तो कोई न कोई उसे नाइट जरूर बना देगा। यानी तब तक उसे अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी होंगी। स्पिरिट्स उसके पास ऑलरेडी है, ऑनेस्टी, करेज, लॉयल्टी, सब कुछ, लेकिन टेक्निकली वो अभी भी सिर्फ एक हेज नाइट है। एपिसोड 4 में जब डंक रेमन को नाइट नहीं बना पाया तो 2 रीजंस थे।
पहला, वो खुद ऑफिशियली नाइट नहीं था। दूसरा, उसे प्रॉपर नाइट वोज याद तक नहीं थे। जब डंक ने इमेजिन किया कि एलन की आत्मा उसे देख रही है और वो अपने कंधे ऊंचा कर रहा है, मतलब जैसे कह रहा हो, देखा तुम अभी तैयार नहीं हो। वो बेसिकली शो का तरीका था ये बताने का कि डंक को नाइट बनने के बेसिक स्टेप का भी पूरा आइडिया नहीं है। फिर से वही बात, उसके पास दिल है, हिम्मत है, सही नीयत है, लेकिन एक प्रॉपर वॉरियर बनने के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं होता, सही ट्रेनिंग, नॉलेज और डिसिप्लिन भी चाहिए। उधर बीसबरी और हार्डिंग की याद में पार्टी रखी जाती है। यहाँ डंक की मुलाकात डेरिन से होती है। डंक उसे सीधा सुना देता है। अगर डेरिन ने ये झूठ न फैलाया होता कि डंक ने एग को अगवा किया है, तो शायद एरियन को पीछे हटना पड़ता। शायद वो मान लेता कि टेंसेले पर अटैक करना गलत था, लेकिन क्योंकि डेरिन ने झूठ फैलाया, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। नतीजा, 3 लोग मारे गए, जिनमें बेलर भी शामिल है। फिर डेरियन पूछता है कि क्या डंक ने अपना फैसला बदला, क्या वो एग को अपना स्क्वायर बनने देगा। डंक क्लियरली बोलता है कि अब उसे टारगेरियन के साथ उठने बैठने या उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तब डेरियन एक इंटरेस्टिंग बात बताता है, नेचर वर्सेस नर्चर। वो कहता है एरियन हमेशा से मॉन्स्टर नहीं था, बचपन में वो खुश और नॉर्मल बच्चा था, तो जो भी वो आज बना है वो उसकी अपब्रिंगिंग का नतीजा हो सकती है। मतलब इंसान पैदा ही बुरा नहीं होता, माहौल उसे बुरा बना सकता है। इसी बात को शो एक पावरफुल विजुअल के साथ दिखाता है। एग अपने गोल्डन वाइट बाल वापस उगते हुए नोटिस करता है, टारगेरियन आइडेंटिटी का सिंबल, और उस पल वो डिसाइड करता है कि वो सोते हुए एरियन को मार देगा। अगर मेकर रूम में न होता तो शायद एग सच में उसे मार देता। और ऑनेस्टली इस पूरे सीन में डेक्स्टर सोल एनएल ने कमाल का काम किया है। उसके पास कोई डायलॉग नहीं था, सब कुछ सिर्फ आंखों और बॉडी लैंग्वेज से कन्वे करना था। एग का इंटरनल कन्फ्लिक्ट, गुस्सा, कंफ्यूजन सब क्लियरली दिख रहा था। वो बिल्कुल एक एक्सपीरियंस एक्टर की तरह परफॉर्म करता है। लगता ही नहीं वो इतना छोटा है, उसने पूरा सीन चुरा लिया। डेरिन की बात सुनने के बाद डंक डिसाइड करता है कि वो मेकर से मिलकर एक और बार बात क्लियर करेगा। जब वो मेकर का वेट कर रहा होता है, उसकी लेडी ग्विन से थोड़ी सी बात होती है। ग्विन कहती है कि वो डंक को ब्लेम नहीं करती उसका नेम डे बर्बाद करने के लिए। उसके हिसाब से डंक ने सही किया, उसने अपने लिए स्टैंड लिया। ये उनकी पहली मीटिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है, जब ग्विन ने डंक को इडियट कहा था और भाग गई थी। इससे ये दिख रहा है कि सब लोग डंक को विलन नहीं समझते। कुछ लोग जैसे ग्विन और रेमन क्लियरली देख पा रहे हैं कि डंक सिचुएशन का असली गुनहगार नहीं है। ग्विन के जाने के बाद मेकर आता है। डंक सीधी कंडीशन रखता है, वो एग को अपना स्क्वायर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, वो समर हॉल या किसी भी टारगेरियन स्ट्रॉन्ग होल्ड में नहीं रहेगा। एग को उसके साथ सिंपल लाइफ जीनी होगी। मेकर को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहता है कि इधर उधर भटकने वाला लाइफस्टाइल एक प्रिंस के लिए फिट नहीं है। डंक का जवाब जबरदस्त है। वो बोलता है कि टारगेरियन के पास हमेशा से अनलिमिटेड पावर, रिसोर्सेज और नॉलेज रहे हैं, फिर भी उनमें से ज्यादातर लोग करप्ट या क्रूअल निकले। तो शायद प्रॉब्लम उनकी प्रिविलेज अपब्रिंगिंग में है। अगर एक टारगेरियन को सिंपल तरीके से पाला जाए तो शायद वो मॉन्स्टर न बने। मतलब डंक बेसिकली नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी को प्रैक्टिकल टेस्ट बनाना चाहता है। मेकर समझ रहा होता है डंक क्या कहना चाहता है, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकता। एग उसका आखिरी बेटा है। अगर वो रोड पर घूमता रहा और किसी दुश्मन ने उसे किडनैप कर लिया तो पूरा पॉलिटिकल डिजास्टर हो सकता है। इसलिए मेकर डंक की कंडीशन रिजेक्ट कर देता है और फिर डंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपने कैंप लौट जाता है, सामान उठाता है और एशफोर्ड मेडॉ छोड़ने की तैयारी करता है, अकेला। सीन थोड़ा बिटर स्वीट है। डंक ने अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो अपने सफर में फिर से अकेला हो गया है। तभी उसकी मुलाकात उसके घोड़े स्वीट फुट से होती है। रेमन ने उसे खरीद लिया है ताकि वो दोबारा डंक के ग्रुप का हिस्सा बन सके। लेकिन जब डंक को पता चलता है कि रेमन अब अपने डैड का साइडर बिजनेस संभालने वाला है, तो वो स्वीटफुट उसे दे देता है। उसका मानना है कि स्वीटफुट एप्पल ऑर्किड्स में ज्यादा खुश रहेगी, गांव-गांव घूमने की मुश्किल जिंदगी से बेहतर। रेमन से इमोशनल गुड बाय के बाद डंक उस ओक ट्री के पास जाता है, वही ट्री जो टर्नी के दौरान उसका घर जैसा था। वो एक सिक्का पेड़ में लगा देता है, यानी उसने अपनी जर्नी मार्क कर दी। फिर वो निकल पड़ता है, लेकिन अचानक एग उसका रास्ता रोक लेता है। एग बोलता है कि मेकर ने उसे इजाजत दे दी है कि वो डंक का स्क्वायर बन सके, लेकिन क्लियरली ये झूठ है, क्योंकि जब टारगेरियन एशफोर्ड मेडॉ छोड़ रहे होते हैं तब मेकर घबरा कर एग को ढूंढ रहा होता है। ऑब्वियसली मेकर ने साइन ऑफ नहीं किया, लेकिन एग ने कब बड़ों की बात सुनी है। मेकर अब जानता है डंक कैसा इंसान है।
ऑनरेबल और सीधा, इसलिए चांसेस कम है कि वो खोज शुरू करे, क्योंकि इससे पॉलिटिकल डैमेज ही होगा। अभी के लिए डंक और एग रास्तों पर निकल चुके हैं। एग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है। लोग कहते हैं 7 किंगडम्स, लेकिन टेक्निकली 9 है। वो सब लिस्ट भी करता है। क्राउनलैंड्स, वेस्टरलैंड्स, स्टॉर्मलैंड्स, रिवरलैंड्स, आयरनलैंड्स, नॉर्थ रीच, वेल ऑफ एरन और डॉन। आखिर में एग बोलता है कि वो डॉन जाना चाहता है। वहाँ के पपेट शोज फेमस हैं। डंक के पास कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता तो वो मान जाता है। और जैसे ही वो दोनों सफर पर निकलते हैं, हमें एरलिन की आत्मा उनके साथ साथ राइड करती हुई दिखाई देती है। फिर वो अलग रास्ते पर मुड़ जाता है। मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि एरलिन की आत्मा फाइनली आराम करेगी। अब डंक ने ऑफिशियली अपनी रियल जर्नी शुरू कर दी है, सिर्फ सरवाइव करने वाली नहीं, बल्कि एक ट्रू नाइट बनने वाली जर्नी। एरलिन शायद अब तक उस पर नजर रखे हुए था, फ्लैशबैक के जरिए उसे गाइड कर रहा था, लेकिन अब डंक खुद तैयार है अपनी कहानी खत्म करने के लिए। इसलिए एरलिन को अब साथ चलने की जरूरत नहीं। और ऑनेस्टली ये एंडिंग सिंपल है, होपफुल है और इमोशनल भी। चलिए अब कुछ और चीजों पर बात कर लेते हैं। ओक ट्री पूरे एपिसोड का इमोशनल एंकर था। जब नाइट वॉर पर जाता है, सिक्का पेड़ पर लगाता है, जब वापस आता है सिक्का निकालता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से नाइट वापस आते ही नहीं। जब डंक आखिर में सिक्का लगाता है तो सिर्फ एक रिचुअल फॉलो नहीं कर रहा, वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अब उसकी कहानी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। पहले वो बस सरवाइव कर रहा था, अब वो अपनी कहानी फिनिश करने निकला है। बेलर को एक परफेक्ट प्रिंस दिखाया गया था, नोबल, ऑनरेबल, कंपोज्ड, लेकिन वो अपने ही भाई के खिलाफ लड़ते हुए मारा जाता है। यानी सिस्टम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। रॉयल ऑनर भी फ्लॉड है। वलार का डायलॉग, अ फादर डाइड इन हिज सन्स आर्मर, ये लेगेसी के उलट जाने का सिंबल है। ये एपिसोड ये पूछ रहा है, अगर परफेक्ट प्रिंस मर सकता है और हेजनाइट बच सकता है तो डेस्टिनी का क्या लॉजिक है। एग के गोल्डन वाइट बाल वापस उगते दिखना रैंडम नहीं था। वो बाल रॉयल ब्लड लाइन का सिंबल है, पावर का सिंबल है और साथ ही करप्शन का सिंबल। डैरियन बोलता है एरियन खुशहाल बच्चा था, मतलब मॉन्स्टर पैदा नहीं हुआ, बना दिया गया। जब एग डैगर लेकर एरियन के पास जाता है, वो पल काफी डरावना है। क्या हर टारगेरियन के अंदर एक एरियन छुपा है? यहाँ शो क्लियरली कह रहा है ब्लड लाइन डेस्टिनी नहीं होती, चॉइस होती है। डंक का सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना यानी वेस्टेरोस के रूल के खिलाफ खड़ा होना है। किसान ही सेक्रीफाइस करे तो उसे ऑनरेबल माना जाता है, और अगर कोई किसान सरवाइव करना चाहे तो उसे मतलबी कहा जाएगा। डंक इस माइंडसेट को रिजेक्ट करता है। वो समर हॉल के ऐशो आराम रिजेक्ट करता है। एरलिन की आत्मा डंक के साथ राइड करती है, फिर खेतों में मुड़ जाती है। यानी डंक अब डिपेंडेंट नहीं रहा, गाइडेंस इंटरनल हो चुकी है, मेंटोर का काम खत्म। एग का बोलना कि टेक्निकली 9 किंगडम्स है, ये सिर्फ ज्योग्राफी लेसन नहीं था, ये सिग्नल है कहानी अब छोटी पर्सनल गिल्ड से निकलकर बिगर पॉलिटिकल वर्ल्ड में जाने वाली है। एशफोर्ड मेडो बस शुरुआत थी। चलिए अब बुक और इस एपिसोड के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। बुक में एशफोर्ड का आफ्टरमैथ ज्यादा सटल और ग्राउंडेड है। बेलर की मौत असरदार है, लेकिन इसके बाद ज्यादा फिलोसफिकल या सिंबॉलिक लेयरिंग नहीं मिलती, जैसे शो में दिखाई गई। शो ने मेकर और डंक के बीच कॉन्वर्सेशन को एक्सपैंड किया, नेचर वर्सेस नर्चर वाली डिबेट को हाईलाइट किया और एग के इंटरनल कन्फ्लिक्ट को विजुअली ड्रामेटाइज किया, जैसे उसका एरियन को ऑलमोस्ट मार देना। बुक में एग का डंक के साथ जाने का फैसला सीधा और प्रैक्टिकल लगता है, जबकि एपिसोड उसे इमोशनल रिबेलियन और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा फील देता है। एरलिन की आत्मा का विजुअल फेयरवेल भी शो का क्रिएटिव एडिशन है। बुक में ऐसा कोई लिटरल या सिंबॉलिक आत्मा वाला मोमेंट नहीं होता। ओवरऑल किताब ज्यादा रिस्ट्रेन्ड और रियलिस्टिक क्लोजर देती है, जबकि एपिसोड 6 को सिनेमेटिक और सिंबॉलिक हैवी बना दिया गया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।